हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम लोग पावर एंड द फंक्शन ऑफ द गवर्नर पढ़ेंगे और जैसा कि मैंने बताया था कि ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम प्रेसिडेंट की पावर और गवर्नर की पावर को कंपेयर करेंगे। हमने देखा था कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, रिमूवल की क्या प्रोसेस है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स हम देख चुके थे और हमने ये भी बात की थी कि गवर्नर और प्रेसिडेंट की लगभग पावर सेम है। जैसे एग्जीक्यूटिव पावर जो होगी गवर्नर की, वो और प्रेसिडेंट की पावर लगभग सेम है। जिसे प्रेसिडेंट समझ में आ गया होगा उसे गवर्नर आ ही गया होगा, लेकिन हमें इनकी पावर में डिफरेंस देखना है और इसलिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस लेक्चर में हम आगे देखेंगे कि प्रेसिडेंट की पावर और गवर्नर की पावर में क्या डिफरेंसेस है। सो स्टार्ट करते हैं। अ गवर्नर पोजेस एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर। ठीक है, गवर्नर लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर होती है। ही हैज नो डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इमरजेंसी पावर लाइक द प्रेसिडेंट। उनके पास डिप्लोमेटिक पावर नहीं है, मिलिट्री पावर नहीं है और इमरजेंसी पावर जो है वो प्रेसिडेंट की जैसे नहीं है। द पावर एंड द फंक्शन ऑफ द गवर्नर कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेड। एग्जीक्यूटिव पावर को हम देखेंगे, हम गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर को देखेंगे, प्लस फाइनेंशियल पावर, देन जुडिशियल पावर, प्लस कंपैरिजन विथ प्रेसिडेंट, कंपैरिजन विथ प्रेसिडेंट। अच्छा, एक चीज और है, हम गवर्नर के आर्टिकल कैसे याद करेंगे। देखो, स्टेट और यूनियन के आर्टिकल्स को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे हमने आर्टिकल 74 में क्या देखा था। आर्टिकल 74 था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज दी प्रेसिडेंट, है ना। हमने ये पढ़ा था आर्टिकल नंबर 74 में। अब आर्टिकल नंबर 74 में अगर आप प्लस 89 कर दोगे तो कितना हो जाएगा। अगर आप प्लस 89 करते हो तो होगा 163 होगा ना। अगर आप आर्टिकल 163 देखोगे तो आर्टिकल 163 क्या बोलता है। आर्टिकल 163 बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर और आर्टिकल नंबर 74 क्या बोलता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। तो ये एक ट्रिक है, लगभग आर्टिकल्स में क्या होता है, मतलब स्टेट और यूनियन के लगभग आर्टिकल्स में हम लोग प्लस 89 और माइनस 89 से हम इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं। अगर आपको आर्टिकल नंबर 74 याद है तो आप प्लस 89 करोगे तो उसमें गवर्नर वाला आर्टिकल आ जाएगा। इतना क्लियर है। यह आज का आपका होमवर्क है, आप करके देखिएगा। प्लस 89 माइनस 89 आप करके देखिएगा कि बहुत सारे आर्टिकल्स में ऐसे ही याद हो जाएगा। सो हमें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, एक ट्रिक है, तो इससे हमें याद हो जाएगा कि आर्टिकल 74 प्लस 89 दैट इज 163। अगर किसी को 163 याद है तो माइनस 89 दैट इज 74 जो बात बोल रहा है वही 163 बोल रहा है। सो ये सिंपल है, ठीक है। तो अब हम गवर्नर की पावर डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। एग्जीक्यूटिव पावर, द एग्जीक्यूटिव पावर एंड द फंक्शन ऑफ गवर्नर आर ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। अब गवर्नर के, अब स्टेट में जितने भी एक्शंस हो रहे हैं वो गवर्नर के नेम से होते हैं, ठीक है। कुछ भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ साइन करने होते हैं स्टेट्स में तो वो क्या होते हैं, वो सारी चीजें गवर्नर के नेम पे होता है। सेम हमने यूनियन लेवल पे क्या देखा था, यूनियन लेवल पे हमने देखा था कि जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं, जितने भी गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है सारे वो प्रेसिडेंट के नेम पे होते हैं। सेम वे अगर स्टेट में गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले रही है सो वो गवर्नर के नेम पे होंगे। ही कैन मेक रूल्स स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच द ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रक्शन मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन हिज नेम शैल बी ऑथेंटिकेटेड। वो रूल्स बना सकते हैं, वो बता सकते हैं कि आप मेरे नाम पे जो ऑर्डर्स वगैरह ले रहे हो, जो आप मेरे नाम पे काम कर रहे हो, ये इस तरीके से करिएगा। He can make rules for more convenient transaction of business of the state government and for the allocation among the ministers among the said business। वो रूल बना सकते हैं ताकि स्टेट गवर्नमेंट के बिजनेस बहुत अच्छे से हो, स्टेट गवर्नमेंट अपने डे टू डे कंडक्ट अच्छे से फॉलो करे। कौन सी मिनिस्ट्री, किस इंसान को कौन सा मिनिस्टर बनाना, ये सारी चीजें क्या होती है, गवर्नर डिसाइड करते हैं, बट on the aid and advice of prime minister, चीफ मिनिस्टर। आर्टिकल नंबर 163 माइनस 89 दैट इज 74। तो ऐसे ही अब याद भी हो जाएंगे। सो आर्टिकल 163 ये चीज की बात करता है।
he appoints the chief minister and other minister, they also hold office during his pleasure. ठीक है, he appoints chief minister and other minister, he hold office during his pleasure. अब इसमें ये हमने जब प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि हिज प्लेजर मतलब क्या है, हिज प्लेजर मतलब यही है कि जब तक वो बहुमत इंजॉय कर रहे हैं, जब तक चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जब तक उनके पास मेजॉरिटी है तब तक वो उस पोजीशन पे हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। प्लेजर मतलब यहाँ पे प्लेजर मतलब ये नहीं है कि गवर्नर की इच्छा हुई तो कल चीफ मिनिस्टर बदल दिया, ये चीज तो अब आपको बेसिक चीजें तो समझ में आने लग गई होगी ना। अब हमें ये छोटी छोटी सी चीजें ध्यान रखना है। देयर शुड बी अ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा अपॉइंटेड बाय हिम। द स्टेट ऑफ बिहार वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस बाय द 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2006। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इसे हमें ध्यान में रखना है। ये चल तो रहा है गवर्नर, लेकिन ये सारी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें लक्ष्मीकांत में मेंशन है ना कि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होने चाहिए इन स्टेट में। सो ये यूपीएससी तो नहीं, लेकिन जो स्टेट पीएससी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। He appoints the एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट आपको पता है, जैसे यूनियन लेवल पे अटॉर्नी जनरल होते हैं वैसे ही स्टेट लेवल पे हम उनको क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। एंड डिटरमाइन हिज रेम्यूनरेशन, द एडवोकेट जनरल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। और गवर्नर किसके बेसिस पे काम कर रहे हैं, गवर्नर इज वर्किंग ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 163। He appoints the state election commissioner and determine the service conditions of his tenure of his office. However, the election commissioner can be removed only like the manner on the grounds of judge of an high court. ठीक है, ये अपॉइंट तो कर रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर को, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल कैसे होगा, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का उनका रिमूवल होगा सेम इन द मैनर ऑफ जज ऑफ एन हाई कोर्ट। ये वाली चीज क्लियर है। He appoints the chairman and the member of State Public Service Commission. However, they can be removed only by the president and not by the governor. अब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ना स्टेट लेवल पे, यूनियन लेवल पे क्या होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, तो वैसे ही स्टेट लेवल पे भी होता है जो अपने अपने स्टेट्स की सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट करवाता है, लाइक एमपीपीएससी। ठीक है, यहाँ पे एमपीपीएससी मध्य प्रदेश में बोलते हैं एमपीपीएससी, जैसे यूपीएससी वैसे एमपीपीएससी, उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी। ठीक है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विसेज कमीशन। सो ये उनको अपॉइंट करते हैं, उनके मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करते हैं, गवर्नर। लेकिन हमें इस चीज पे ध्यान देना है, यहाँ पे उनका रिमूवल होता है प्रेसिडेंट पे। हम पढ़ गवर्नर रहे हैं, लेकिन इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, यही चीज हम मिस कर जाते हैं। और इसी चीज की मैं आपको बोल रहा हूँ, बस आप इन्हें डायरी में मेंशन करते चलिएगा कि अपॉइंटमेंट इज बाय गवर्नर, रिमूवल इज बाय प्रेसिडेंट। इसी चीज में हमें लगता है कि अपॉइंटमेंट भी तो गवर्नर ही कर रहे हैं तो रिमूवल भी गवर्नर ही करेंगे, या फिर स्टेट का मैटर है तो गवर्नर ही कर रहे होंगे, प्रेसिडेंट का क्या रोल है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट बाय गवर्नर है, रिमूवल इज बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोगों को। आप अपनी कॉपी में इस चीज को लिखेंगे, मेंशन करेंगे। He can seek any information relating to the administration of the affairs of the state and proposal for the legislation for the chief minister। जैसे प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि वो प्राइम मिनिस्टर से कुछ भी चीज पूछ सकते हैं कि क्या चल रहा है, कौन सा लेजिस्लेशन आ रहा है, किसी कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल ले सकते हैं। सेम मैनर में गवर्नर भी चीफ मिनिस्टर से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं कि क्या चल रहा है, आप उस लेजिस्लेशन की आप जानकारी दे दीजिए। ठीक है, he can require the chief minister to submit for the consideration of council of minister any matter on which that has been taken by a minister but which has not been considered by the council। अगर कोई मिनिस्टर ने डिसीजन लिया है और वो मिनिस्टर का यूनानिमस डिसीजन हुआ, वो पूरे मेंबर से डिस्कस नहीं है, पूरे काउंसिल से डिस्कस नहीं है, तो चीफ मिनिस्टर से पूछ सकते हैं कि आप मुझे बताइए वो मिनिस्टर ने क्या डिसीजन वगैरह लिया है। क्लियर है, ये सारी चीज़ वही है जो हम प्राइम मिनिस्टर में पढ़ चुके हैं, जो हम प्रेसिडेंट में पढ़ चुके हैं, जो हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पढ़ चुके हैं। बस आप ये समझिए कि एक रिवीजन है। ठीक है, he can recommend the imposition of constitutional emergency in the state to the president. During this period, the president rule in the state, the governor enjoy extensive executive power as an agent of president। अब प्रेसिडेंट रूल जो लगता है, जब स्टेट इमरजेंसी लगती है तो उसे हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट,
उसको गवर्नर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि आप इम्पोज कर दीजिए, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दीजिए। और जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तब गवर्नर के पास में बहुत ज़्यादा पावर होती है। हम इमरजेंसी प्रोविजन को जब हम स्टेट लेजिस्लेचर अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तब हम इमरजेंसी को अच्छे से पढ़ेंगे। वी हैव कंप्लीटेड पार्लियामेंट, वी हैव कंप्लीटेड प्रेसिडेंट, वी हैव कंप्लीटेड प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अब हम गवर्नर एंड देन स्टेट लेजिस्लेचर। और इतना पूरा होने के बाद में हम इमरजेंसी प्रोविजंस बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ही एक्ट्स एज एन चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट। अब हर यूनिवर्सिटीज में आप देखते हो ना, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें चांसलर कौन होते हैं? उसमें चांसलर होते हैं गवर्नर। आपने हमेशा वाइस चांसलर सुना होगा ना कि हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ये हैं, तो वो तो वाइस चांसलर आपको पता है, लेकिन चांसलर कौन होते हैं? चांसलर होते हैं गवर्नर। स्टेट्स की जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके चांसलर कौन होते हैं? उनके चांसलर होते हैं गवर्नर। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल पावर की। गवर्नर की फाइनेंशियल पावर क्या क्या है? He sees that the annual financial statement, state budget is laid down before state legislature, same as the president. Money bill can be introduced in the state only with his prior recommendation. प्रेसिडेंट में भी क्या था कि अगर मनी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना है तो पहले प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन, पहले प्रेसिडेंट से प्रायर आपको कंसिडर करना होगा कि हम ये मनी बिल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। सेम इज द केस विद द गवर्नर, सेम इज द केस विद द गवर्नर। अब ये आर्टिकल आप प्रेसिडेंट वाला देखेंगे प्लस उसमें आप 89 करेंगे और देखेंगे कि गवर्नर वाला आर्टिकल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। नो डिमांड फॉर द ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट हिज रिकमेंडेशन। कुछ भी रुपए वगैरह निकालना हो, डिमांड फॉर द ग्रांट करना हो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट से, कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेज आ गई हो तो जो स्टेट का जो कंटिजेंसी फंड जो रहता है, जैसे फ्लड वगैरह के लिए कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेज आ गई हो तो कुछ भी रुपए वगैरह निकालना हो तो गवर्नर की परमिशन जरूरी है। ठीक है। ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट टू मीट एनी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। He constituted a finance commission after every 5 years to review the financial position of पंचायत and municipalities. ये फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ताकि जो म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत में जो रुपए का जो लेन देन है, जो स्टेट गवर्नमेंट उन्हें फंड्स वगैरह दे रही है, क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम जब पंचायत पढ़ेंगे तब और अच्छे से कवर होगी। लेकिन ये उसे कॉन्स्टिट्यूट करते गवर्नर कि आप रिपोर्ट पेश कीजिए, आप सारी चीज़ें पे अच्छे से जांच कीजिए। क्लियर है इतनी चीजें? द जुडिशियल पावर, ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट एंड रेमिशन ऑफ द पनिशमेंट और सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू द मैटर टू विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड। अब स्टेट लॉ से पार्डनिंग पावर किसके पास में है? स्टेट लॉज में पार्डनिंग पावर किसके पास में? गवर्नर के पास में। ये चीज़ हमने जब हम प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर देख रहे थे तब हमने देखा था कि यूनियन लॉ से रिलेटेड पावर प्रेसिडेंट के पास में, लेकिन स्टेट लॉ से रिलेटेड पावर किसके पास में है? स्टेट लॉ से रिलेटेड पावर है गवर्नर के पास में। लेकिन डेथ सेंटेंस वाली पावर किसके पास में है? अगर किसी को डेथ सेंटेंस से बचाना हो, दैट पावर्स लाइज विद ओनली प्रेसिडेंट, वो गवर्नर के पास में नहीं है। ठीक है। आप लोग प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर को रिवीजन करेंगे। ऑल्दो वी विल कंपेयर हेयर, हम कंपेयर करेंगे पार्डनिंग पावर, हम कंपेयर करेंगे वीटो पावर्स, ये सारी पावर हम अच्छे से कंपेयर करेंगे इसी लेक्चर में कि गवर्नर और प्रेसिडेंट की इन पावर्स में क्या डिफरेंस है। ही इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट व्हाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। जब स्टेट हाई कोर्ट में जब जजेस अपॉइंट करे जाते हैं तो प्रेसिडेंट एक बार गवर्नर से कंसल्ट कर लेते हैं। He make appointment, posting and promotion of the district judges in consultation with state high court. Promotion, posting जितने भी district judges का होता है वो गवर्नर करते हैं। He make appointment, posting and promotion of the district judges in consultation with the state high court. He appoints person to the judicial services of the state other than the district judges in consultation with the state high court and the state public service commission. ये जितने भी ये रिक्रूटमेंट वगैरह होते हैं, जितने भी ये इन लोगों को अपॉइंट करना होता है, वो कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। अब बात करते हैं, हमने जुडिशियल पावर देख ली है, अब हम लेजिस्लेटिव पावर के समझते हैं कि गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर क्या क्या है। ठीक है।
सो गवर्नर इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं, ये हमें पता है। अ गवर्नर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इन दैट कैपेसिटी ही हैज द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव पावर एंड फंक्शन। गवर्नर कैसे स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है? क्योंकि गवर्नर जब तक अपना एसेंट नहीं देंगे तब तक कोई भी लॉ कैसे बनेगा। जैसा कि हमने प्रेसिडेंट के लेवल पे देखा था, सेम वैसे ही हम उसे गवर्नर के लेवल पे भी देखेंगे कि गवर्नर कैसे पार्ट है, सेम है, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। He can summon or prorogue the state legislature and dissolve the state legislative assembly। जैसे कि प्रेसिडेंट हाउस को समन और प्रोरोग करते हैं, प्रेसिडेंट को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं उस हिसाब से वो पार्लियामेंट को सेशन बुलाते हैं, समन एंड प्रोरोग करते हैं। सेम गवर्नर का भी वही फंक्शन है, ही कैन समन और प्रोरोग द स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कब डिसॉल्व होती है? या तो 5 साल का टेन्योर ही खत्म हो गया, 5 साल हो गए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को तब, या फिर गवर्नमेंट की मेजॉरिटी नहीं है, जब गवर्नमेंट की स्टेट लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी नहीं है, या तो वो वाला इशू। He can address the state legislature at the commencement of the first session after the each general election and first session of each year। ठीक है, जब भी इलेक्शन होता है तब इलेक्शन के बाद वाला सेशन, पहला सेशन जो भी होगा स्टेट लेजिस्लेचर में, और हर साल का पहला सेशन, सेम एज दी प्रेसिडेंट। इन सब में कोई सी भी चीज में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा कि हम प्रेसिडेंट में देखते आ रहे हैं, जैसा कि हम प्रेसिडेंट में पढ़ रहे हैं, सेम इज द केस विद गवर्नर। क्लियर है यहां तक? He can send messages to the house or houses of the state legislature with respect to a bill pending in legislature or otherwise। ठीक है, अगर बिल पेंडिंग है, बिल पास नहीं हो रहा है, तो स्टेट गवर्नर क्या, गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर हाउसेस में मैसेजेस भेजेंगे कि आप बिल पास कर दीजिए, बिल पास क्यों नहीं हो रहा है। यूजली ये सोचने वाली बात है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल पास हो जाना चाहिए ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल पास हो जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है। अब जिस स्टेट में बाय कैमरल लेजिस्लेशन है, जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहाँ इश्यूज जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट की मेजॉरिटी हो, तब वो बोल सकते हैं कि हाँ आप बिल पास कर दीजिए, या आप बिल क्यों नहीं पास कर रहे, क्या इश्यूज है, तब बोल सकते हैं। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली में तो हम क्या देखते हैं कि गवर्नर के पास में, चीफ मिनिस्टर के पास में क्या होता है, चीफ मिनिस्टर के पास में मेजॉरिटी होती है। अगर वहां बिल पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि चीफ मिनिस्टर की मेजॉरिटी नहीं रही। He can appoint any member of the state legislative assembly to preside over its meeting when the offices of both speaker and deputy speakers fall vacant। Similarly, he can appoint any member of the state legislative council जबकि वहां के चेयरपर्सन और डेप्यूटी चेयरपर्सन नहीं हो। ठीक है, जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, या फिर चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन, डेप्यूटी चेयरपर्सन जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के अगर वो नहीं है, सो ही कैन अपॉइंट कि कौन उन प्रीसीडिंग्स में बैठेगा। He can appoint, he nominates 1/6 of the member of state legislative council from amongst the member having special knowledge or practical experience in literature, science, art, cooperative movements and social service। हमने यहाँ पे फोकस करना, जब हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे तब हमने प्रेसिडेंट में क्या देखा था कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। वो किस बेसिस पे करते हैं? वो करते हैं लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। लेकिन यहाँ पे गवर्नर क्या है, 1/6 ऑफ द टोटल, 1/6 मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को जितनी भी स्ट्रेंथ होती है उसके 1/6 मेंबर को गवर्नर अपॉइंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट। यहाँ पे कोऑपरेटिव मूवमेंट वर्ड ऐड है जो कि राज्यसभा में नहीं है, इस चीज पे हमें ध्यान देना है। कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस। ठीक है, ये वाली चीज भी क्लियर है, बस यहाँ पे कोऑपरेटिव मूवमेंट एक चीज ऐड है जो कि राज्यसभा में ये चीज नहीं थी। क्लियर? ही कैन नॉमिनेट 1 member of state legislature assembly from एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अब ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाली सारी चीजें हट गई है, ये चीजें मेंशन ही इसीलिए करी गई है स्लाइड्स में, ताकि आपको मैं अच्छे से बता सकूं कि ये अब चीजें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाला नहीं रहा है। ठीक है, ये वाला चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुकी कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाला प्रोविजन अब नहीं है। He decides on the question of disqualification of the members of state legislature in consultation with इलेक्शन कमीशन। अब जब भी डिस्क्वालिफिकेशन का हमने यूनियन लेवल पे देखा था, तो प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट, जो इलेक्शन कमीशन बोल रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ने बोल दे कि हाँ इन्हें डिस्क्वालीफाई करना है तो प्रेसिडेंट डिसीजन ले रहे हैं। सेम मैनर में यहाँ पे गवर्नर का रोल है। गवर्नर को जो गाइडेंस मिल रही है उस हिसाब से गवर्नर डिसीजन ले रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन का। It decides on the question of disqualification of the member of state legislature in consultation with election commission। अगर इलेक्शन कमीशन गवर्नर से बोल रहा है कि ये मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है, यहाँ पे इनके इलेक्शन में कोई ना कोई इश्यूज हैं, सो गवर्नर उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सेम एज दी प्रेसिडेंट, जैसे यूनियन लेवल पे हमने प्रेसिडेंट का फंक्शन देखा था। ये वाली चीज भी हमें क्लियर हो गई। When a bill is sent to a governor after it is passed by state legislature, he can। अब जब बिल स्टेट लेजिस्लेचर ने पास कर दिया है तब गवर्नर के पास कौन कौन सी पावर है? He can give assent to the bill, he can withhold his assent to the bill, return the bill if it is not a money bill for the reconsideration of the state legislature। ये मनी बिल को रिटर्न द बिल इफ इट इज नॉट अ मनी बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ये रिकंसिडरेशन के लिए बिल भेज सकते हैं एक्सेप्ट मनी बिल। हमने प्रेसिडेंट के केस में क्या देखा था? प्रेसिडेंट के केस में भी प्रेसिडेंट मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं, लेकिन गवर्नर भी मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं। हमें ये पावर्स प्रेसिडेंट से कंपेयर करके करना है। देखो मेंस में तो सीधा सीधा क्वेश्चन आने से रहा, अगर हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़े तो यूजुअली कंपैरिजन में आए तो भले ही आए प्रेसिडेंट की कि प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर में क्या डिफरेंस, एकदम सीधे सीधे क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे। सो गवर्नर भी क्या है? गवर्नर भी मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। और गवर्नर, और जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जब मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है तब वो गवर्नर की प्रायर अप्रूवल से होता है। सेम एज दी हमने यूनियन लेवल पे देखा था। पहले यहाँ पे गवर्नर प्रायर परमिशन एंड देन इट इंट्रोड्यूस in state legislative assembly and then it introduced in state legislative assembly। जहाँ पे state legislative council है वहाँ पे भी state legislative assembly में ही introduce होगा। जहाँ bicameral legislation है वहाँ पे भी state legislative assembly में भी introduce होगा, because at state level पे हम क्या बोल सकते हैं? state legislative assembly is लोकसभा और state legislative council is राज्यसभा। आपको आसानी के लिए मैंने बताया कि हम ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, ये वाली चीज भी आपको क्लियर है। ही कैन रिटर्न द बिल, बाकी सारे बिल वो रिटर्न कर सकते हैं अगर गवर्नर को रिकंसिडरेशन के लिए भेजना हो तो। रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इन वन केस सच बिल इज ऑब्लिगेटरी, दैट इज वेयर द बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर एंडेंजर्स द पोजीशन ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। गवर्नर के पास में एक पावर और है, वो एक पावर कौन सी है? कि वो बिल रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, गवर्नर की इच्छा हुई तो क्या हो सकता है? गवर्नर की इच्छा हुई तो वो बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं। सपोज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया उस बिल को, गवर्नर के पास में आया, गवर्नर ने यहां पे बिल कर दिया है रिजर्व। रिजर्व एंड सेंड इट टू द प्रेसिडेंट। अब एक केस में ये ऑब्लिगेटरी है, वो केस कौन सा है? एक केस में ये चीज ऑब्लिगेटरी है। अगर कोई बिल सरकार ऐसा इंट्रोड्यूस किया, अगर कोई बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसा लेके आई है जिसमें हाई कोर्ट की पोजीशन, जिसमें हाई कोर्ट की पावर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कम कर रही है, एक तरीके से जुडिशरी की पावर कम करने की कोशिश कर रही है, तब गवर्नर ऑब्लिगेटरी है, गवर्नर को करना ही होगा, तब गवर्नर को करना ही होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। तब उनको ये बिल प्रेसिडेंट के पास में भेजना ही होगा। और बाकी सारी केसेस में गवर्नर का क्या है? डिस्क्रिशनरी पावर है। गवर्नर का क्या है? डिस्क्रिशनरी पावर है कि उनको प्रेसिडेंट के पास में बिल भेजना है या नहीं भेजना है। ठीक है, उनको बिल रिजर्व करना है या नहीं करना है। अगर अभी समझ नहीं आया होगा तो हम अभी इसे डिटेल में अच्छे से समझेंगे, तब आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। क्लियर है इतना? In addition, the governor can also reserve the bill if it is of the following nature। अगर वो
इफ इट इज अल्ट्रा वायरस दैट इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर वो बिल अपोज टू द डीपीएसपीज, अगर डीपीएसपीज इंप्लीमेंट वगैरह नहीं हो रहे हैं, ठीक है, अगेंस्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस, कोई बहुत एक नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई मुद्दा है और कोई स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली कोई ऐसा बिल लेके आ गई है, तो गवर्नर उसे प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रख सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास में भेज सकते हैं। और गवर्नर जब प्रेसिडेंट के पास उस बिल को भेज देंगे तो वो एक्ट तो बनेगा नहीं, क्योंकि गवर्नर ने उस पर एसेंट नहीं दिया है, ठीक है। डीलिंग विद द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, किसी की प्रॉपर्टी एक्वायर करना है, तो गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व रखते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। Then he can promulgate ordinance when the state legislature is not in the session. These ordinance must be approved by state legislature within 6 weeks from its reassembly. Same जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हमने प्रेसिडेंट की पढ़ी थी, सेम वही गवर्नर के इस पे भी लागू होती है। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं है, अगर असेंबली सेशन में नहीं है और तब स्टेट गवर्नमेंट को कोई लॉ बनाना है, तो ऑर्डिनेंसेस के थ्रू बनाया जाता है लॉ, ठीक है। अब ऑर्डिनेंस के थ्रू अगर ऑर्डिनेंस इंप्लीमेंट कर दिया गवर्नर ने, ऑर्डिनेंस प्रमोलगेट कर दिया, मतलब अब ऑर्डिनेंस इन फोर्स आ गया है, तो जब भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन होगा तब से 6 वीक के अंदर अंदर पास हो जाना चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो ऑर्डिनेंस। क्लियर है ये वाली चीज भी। He lays down the report of State Finance Commission, the State Public Service Commission and the Controller and Auditor General relating to accounts of the state before the state legislature. वो state legislature के सामने ये सारी reports, laying down of the reports का हमने जो प्रेसिडेंट का पढ़ा था कि प्रेसिडेंट की ये ड्यूटी है कि वो पार्लियामेंट के सामने ये रिपोर्ट्स रखें। सेम इज द केस विद द गवर्नर। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है जो सिमिलर है गवर्नर और प्रेसिडेंट में, लेकिन अब हमें उनका डिफरेंस देखना है, वीटो पावर में डिफरेंस देखना है, पार्डनिंग पावर में डिफरेंस देखना है, और यही लेजिस्लेशन मेकिंग पावर में भी कुछ डिफरेंस है दोनों की पावर में, हमें उसे बहुत अच्छे से समझना है। उसे समझ लेते हैं तो now we will study in detail the 3 important power of the governor, that is veto power, ordinance making power and pardoning power, by comparing with them that of president, by comparing with them that of president. So हम इन्हें अब देख लेते हैं, हम इन पावर्स को हम अच्छे से कंपेयर कर लेते हैं। तो ब्लैंक स्लाइड में हम इन पावर्स को, ऑर्डिनरी मेकिंग पावर प्रेसिडेंट की क्या है, गवर्नर की क्या है, इन्हें हम अच्छे से एक ब्लैंक स्लाइड में समझ लेते हैं, ठीक है। अब ऑर्डिनरी बिल पास होता है तो कैसे पास होता है, लोकसभा, देन राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने क्या किया, प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया तो बन गया एक्ट। ये है नॉर्मल प्रोसीजर कि पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ, देन प्रेसिडेंट, देन एसेंट, देन एक्ट। अब प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर है, आप बोलेंगे कि सर आप प्रेसिडेंट क्यों पढ़ाने लग गए, क्योंकि हमें प्रेसिडेंट की पावर से ही अच्छे से कंपेयर करना है। क्योंकि जैसे प्रेसिडेंट में बिल बनते हैं, जैसे प्रेसिडेंट में एक्ट बनते हैं, सेम गवर्नर में भी वही बनते हैं, बस जो थोड़ा सा चेंजेस है, बस मुझे आपको वो समझाना है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो प्रेसिडेंट उसे पास कर दे, एसेंट दे दे, मतलब ठीक है, पास इन द सेंस एसेंट दे दिया प्रेसिडेंट ने विथहोल्ड कर लिया, या प्रेसिडेंट ने उसे रिकंसिडरेशन के लिए दे दिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ये सारी चीजें कर सकते हैं। विथहोल्ड कर लिया तो वो एक्ट लैप्स हो जाएगा, है ना, फिर वो बिल लैप्स हो जाएगा, एक्ट नहीं, वो बिल लैप्स हो जाएगा, वो एक्ट नहीं बन पाएगा। अब गवर्नर के साथ में क्या कंडीशन है, गवर्नर, यहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल पास किया, देन गवर्नर, देन एसेंट, देन एक्ट, ठीक है, देन एक्ट। अब क्या होगा, यहां पे गवर्नर के पास क्या क्या पावर है, या तो एसेंट दे दे वो, या विथहोल्ड कर लें, विथहोल्ड और रिकंसिडरेशन,
प्लस एक चीज और है, प्लस प्रेसिडेंट को वो बिल दे सकते हैं कि प्रेसिडेंट, आप इस बिल को, प्रेसिडेंट देखेंगे इस बिल को, गवर्नर के पास में एक चीज, एक पावर और है कि वो प्रेसिडेंट के पास में इस बिल को भेज सकते हैं। बाकी इन सारी पावर्स में सब कुछ सेम है। अब मान लो कि बिल प्रेसिडेंट के पास में चल गया। अब हमारी जो लास्ट कंडीशन है, अब गवर्नर ने क्या किया, गवर्नर ने ये बिल प्रेसिडेंट को ही दे दिया, गवर्नर ने ये बिल प्रेसिडेंट के पास में रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, तो क्या होगा। अब हमें ये देखना है। ये वाला तो बहुत आसान है कि गवर्नमेंट ने एसेंट दे दिया तो एक्ट बन गया, गवर्नर ने विथहोल्ड कर लिया तो बिल लैप्स हो जाएगा, वो एक्ट तो बनेगा ही नहीं, उन्होंने विथहोल्ड कर लिया मतलब, और रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, तब रिकंसिडरेशन में वापस से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया उसे, तो वो फिर गवर्नमेंट बाउंड होंगे उस बिल को एसेंट देने के लिए। हमने क्या देखा था प्रेसिडेंट, जब हम पढ़ रहे थे हमने देखा था कि अगर लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया है, प्रेसिडेंट के पास में बिल चले गया है, प्रेसिडेंट ने उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, प्रेसिडेंट ने इस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया है, और रिकंसिडरेशन के लिए वापस जब लोकसभा में गया तो लोकसभा राज्यसभा ने फिर से पास करके वापस प्रेसिडेंट के पास में आ गया। सो प्रेसिडेंट इज अ बाउंड टू गिव एसेंट, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव एसेंट। प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव एसेंट। सेम यही फॉर्मूला यहां पे अपनाया जाएगा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया, गवर्नर के पास में चले गया, गवर्नर ने रिकंसिडरेशन के लिए बिल को वापस से भेज दिया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने वापस से इसे पास कर दिया, और फिर गवर्नमेंट इज बाउंड टू गिव एसेंट। इतना समझ में आया। अब मैं बार बार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टेट में सिर्फ एक ही हाउस है, कुछ ही स्टेट्स ऐसे हैं, सिर्फ 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे काउंसिल भी है। सो हम ये समझते हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर चलो मान लो काउंसिल भी ऐड करना हो तो और सिंपल हो जाएगा, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐड हो गई। इतना समझ में आया। अब एक चीज और समझ लो, पार्लियामेंट किस पे लॉ बनाती है, पार्लियामेंट ऑलवेज मेक लॉ ऑन यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के बनाया हुआ पार्लियामेंट बनाएगी, और स्टेट लिस्ट पे बनाया हुआ लॉ, स्टेट लिस्ट में मेंशन चीजें पे लॉ स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। ये भी क्लियर है। अब आप बोलोगे कि सर कॉन्करेंट लिस्ट का क्या होगा। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब ये भी लॉ बना सकते हैं, ये भी लॉ बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस चीज को समझ लो। लेकिन मान लो अगर कॉन्करेंट लिस्ट पे लॉ बन गया, कॉन्करेंट लिस्ट पे लॉ बन गया है, ठीक है, तो पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया और स्टेट ने एक लॉ बना दिया। अगर बाय चांस इन दोनों के लॉज में क्लैश हो रहा है तो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। किसका लॉ प्रिवेल करेगा? पार्लियामेंट वाला लॉ प्रिवेल करेगा। अगर इन दोनों ने कॉन्करेंट लिस्ट में से किसी सब्जेक्ट पे एक्ट बना दिया है, किसी सब्जेक्ट पे एक्ट बना दिया है, तो फिर अगर दोनों के प्रोविजन में कहीं ना कहीं अब एक्ट बनाया मान लो, तो दोनों के प्रोविजन में कहीं ना कहीं कुछ भी क्लैश होगा, सो पार्लियामेंट वाला लॉ हमेशा प्रिवेल करेगा। पार्लियामेंट वाला लॉ हमेशा प्रिवेल करेगा। इतना क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास में है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पार्लियामेंट, इन सारी चीजों को लिख लो कहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पार्लियामेंट। इतना क्लियर हुआ। अब हम वापस उस चीज पे आते हैं कि गवर्नर ने बिल प्रेसिडेंट को भेज दिया तो क्या होगा। ठीक है, अब उस पर बात करते हैं। हमारे पूरा प्रोसेस चल रहा था कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया, देन इट हैज गॉन टू गवर्नर, और गवर्नर ने इसे भेज दिया प्रेसिडेंट के पास में। किसके पास में भेजा? गवर्नर ने इसे प्रेसिडेंट के पास में भेजा। अब क्या होगा? अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है। पहली चीज आपको यह ध्यान रखना है कि अगर गवर्नर प्रेसिडेंट को कोई बिल भेज रहे हैं
तो अब यहां से गवर्नर का रोल हो गया है खत्म। यहां पे हम ऐसे डॉट बना देते हैं। अब यहां पे हो गया है गवर्नर का रोल खत्म, क्योंकि अब बिल चले गया है प्रेसिडेंट के पास में। ठीक है, सो अब आप समझ लो कि जैसे ही बिल प्रेसिडेंट के पास में जाता है वैसे ही रोल खत्म हुआ। अब प्रेसिडेंट के पास में क्या क्या ऑप्शन है? प्रेसिडेंट के पास में ऑप्शन है ईदर टू गिव एसेंट, सेम वही, या रिकंसिडरेशन के लिए भेजे प्रेसिडेंट, या विथहोल्ड कर ले प्रेसिडेंट इस बिल को। यहां पे गवर्नर ने क्या किया है? गवर्नर ने यहां पे लिख देते हैं तो आपको ध्यान रहेगा, हैज सेंट द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, सेंड द बिल टू प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को हाईलाइट कर लो, उन्होंने बिल प्रेसिडेंट को भेज दिया है। सो द रोल नाउ, नो रोल ऑफ गवर्नर। नाउ नो रोल ऑफ गवर्नर। अब प्रेसिडेंट के पास में हमने देखा 3 ऑप्शन है, एसेंट दीजिए, रिकंसिडरेशन कीजिए, या विथहोल्ड कर लीजिए। अब प्रेसिडेंट की इच्छा हुई है कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को रिकंसिडरेशन के लिए बिल भेज दे। प्रेसिडेंट को लगा कि मुझे इस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए कहां पे भेजना है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। सो यहां पे प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन, ये रिकंसिडरेशन से आ रहा है, ठीक है, रिकंसिडरेशन के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को बिल भेजा। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसे 6 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास 6 मंथ का टाइम है कि 6 मंथ में आप इसे फिर से पास कीजिए, नहीं तो बिल लैप्स हो जाएगा। पहली कंडीशन, इसे ध्यान रखना। अब मान लो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने इस बिल को पास कर दिया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने इस बिल को पास कर दिया, वापस से रिकंसिडरेशन के लिए जब प्रेसिडेंट ने भेजा तब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसे पास कर दिया। तो अब ये बिल गवर्नर के पास में जाएगा कि प्रेसिडेंट के पास में जाएगा? अब ये बिल प्रेसिडेंट के पास में जाएगा, क्योंकि हमने बात की थी कि जैसे ही गवर्नर बिल प्रेसिडेंट को रेफर करते हैं, जैसे ही गवर्नर बिल प्रेसिडेंट को रेफर करते हैं, तब से गवर्नर का कोई रोल नहीं होता है, नो रोल ऑफ द गवर्नर। अब पूरा का पूरा रोल प्रेसिडेंट का होता है। ये हमारी मूवी से बाहर निकल गए हैं, ठीक है। ऐसा समझो कि जैसे ही गवर्नर ने बिल प्रेसिडेंट को दिया, वैसे ही गवर्नर मूवी से बाहर हो गए। अब आप बाहर हो गए, अब सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बची है और सिर्फ प्रेसिडेंट बचे हैं। गवर्नर का कोई रोल नहीं है जब बिल प्रेसिडेंट के पास में चला जाता है तब। पहली चीज क्लियर है। अब प्रेसिडेंट ने इस बिल को भेजा है रिकंसिडरेशन के लिए। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास 6 महीने का टाइम है। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसे वापस से पास कर दिया, इट हैज पास्ड अगेन। अब मैं गवर्नर को रब कर दूं, क्योंकि अब गवर्नर का कोई रोल नहीं है, ठीक है। हम गवर्नर को नीचे लिख देते हैं सो दैट आपको आसानी रहेगी। हम यहां पे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं हम गवर्नर को, ठीक है। अब डायरेक्ट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिल रिकंसिडरेशन के लिए बाद में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल वापस भेजा प्रेसिडेंट के पास में। अब हम अब तक क्या पढ़ते आ रहे थे, कंफ्यूज नहीं होना है। अब तक हम ये पढ़ते आ रहे थे कि अगर बिल रिकंसिडरेशन से पास होता है तो दूसरी बार में प्रेसिडेंट बिल जब रिकंसिडरेशन से होकर आएगा तब प्रेसिडेंट बाउंड है बिल को एसेंट देने के लिए। हमने ये पढ़ा था ना कि मान लो पार्लियामेंट ने बिल पास किया, प्रेसिडेंट को दिया, प्रेसिडेंट ने वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेजा। अब पार्लियामेंट ने वापस से इस बिल को पास कर दिया और वापस से इस बिल को प्रेसिडेंट के पास में भेजा, तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव एसेंट, ही इज बाउंड टू गिव एसेंट, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव एसेंट। ये हम पढ़ते आए थे। सेम इज द केस विथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल पास किया,
बिल गया गवर्नर के पास में, गवर्नर ने इसे रिकंसिडरेशन के लिए वापस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में भेजा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने वापस से इस बिल को पास किया रिकंसिडरेशन के बाद और गवर्नर के पास में भेजा। तो गवर्नर इज बाउंड टू गिव एसेंट, गवर्नर इज बाउंड टू गिव एसेंट। ये हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम अब तक समझते आ रहे थे, इसे एक फॉर्मूला ही समझो, ठीक है। ये हम अब तक समझते आ रहे थे, लेकिन यहां पे ये चीज बदलेगी। अब यहां पे ये चीज कैसे बदलेगी? यहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल लेके आए, बिल उन्होंने भेजा गवर्नर के पास में, गवर्नर ने भेज दिया प्रेसिडेंट के पास में, प्रेसिडेंट ने इस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने फिर से पास किया, अगेन पास्ड। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसे फिर से पास किया और प्रेसिडेंट के पास में भेज दिया। नाउ प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव द एसेंट। हम तक ये पढ़ते आ रहे थे कि ये बाउंड रहते हैं गवर्नर और प्रेसिडेंट, लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रेसिडेंट के केस में प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव एसेंट, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव एसेंट, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव एसेंट। आया समझ में? एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक बिल लेके आई, वो बिल उन्होंने गवर्नर को भेजा, गवर्नर को ठीक नहीं लगा, गवर्नर ने प्रेसिडेंट को दे दिया, प्रेसिडेंट ने थोड़े दिन अपने पास में रखा, प्रेसिडेंट ने सोचा कि रिकंसिडरेशन के लिए मैं दे देता हूं और रिकंसिडरेशन के लिए उन्होंने वापस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को बिल दे दिया। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने फिर से इस बिल को पास कर दिया, फिर से वो बिल प्रेसिडेंट के पास में जाएगा, गवर्नर के पास में नहीं जाएगा। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि जब रिकंसिडरेशन के लिए बिल प्रेसिडेंट के पास में गया, रिकंसिडर्ड होकर प्रेसिडेंट के पास में गया, नाउ प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव एसेंट। एक तरीके से देखा जाए तो प्रेसिडेंट, इसको हम ऐसे जोक के तौर पे याद कर सकते हैं, प्रेसिडेंट मजाक कर रहे हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ में। अगर प्रेसिडेंट को इस एक्ट को विथहोल्ड, अगर प्रेसिडेंट को इस एक्ट को एसेंट ही नहीं देना था तो वो इस एक्ट को, इस बिल को विथहोल्ड कर सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट को इस बिल को एसेंट ही नहीं देना था तो वो इस बिल को विथहोल्ड कर सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए इसलिए दिया ताकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को थोड़ा परेशान किया जाए। अब इन लोगों ने फिर जल्दी जल्दी फिर से पास किया, फिर इन्होंने फिर से प्रेसिडेंट के पास में भेजा। नाउ प्रेसिडेंट ने सोचा कि चलो अब बहुत परेशान कर दिया, अब क्या करता हूँ, अब इस बिल को वापस मैं विथहोल्ड कर लेता हूँ, मैं एसेंट नहीं दूंगा। तो एक तरीके से ये एक मजाक ही किया गया है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ में। क्लियर है ये चीज़? इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है। क्लियर? और अब बिल में गवर्नर का कोई रोल नहीं है, अब बिल में गवर्नर का कोई रोल नहीं है। ये बात क्लियर है? अब और एक बार समझते हैं, इसी चीज़ को एक बार और समझते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल इंट्रोड्यूस किया और बिल गया गवर्नर के पास, गवर्नर ने बिल भेजा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने इसे रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया वापस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में। अब गवर्नर का कोई रोल नहीं है क्योंकि गवर्नर ने प्रेसिडेंट को भेज दिया था, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डायरेक्ट प्रेसिडेंट को बिल दे रही है। एंड नाउ अब प्रेसिडेंट को लग रहा है कि नहीं, मुझे इस बिल को एक्ट में कन्वर्ट कर देना चाहिए, तो नाउ अब ये बिल एक्ट में कन्वर्ट कैसे होगा? प्रेसिडेंट के एसेंट से होगा। अब इसमें प्रेसिडेंट का एसेंट लगेगा, गवर्नर का नहीं लगेगा। क्लियर है? यही एक डिफरेंस है जो मुझे आपको बताना था। इतना समझ में आ गया? अब हम वापस अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं। ये आप लोगों ने बना लिया आपकी कॉपी में, एक बार बना लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम वापस चलते हैं हमारी स्लाइड्स पे। ठीक है, हम गवर्नर की बात करते हैं, गवर्नर पे आते हैं। Every ordinary bill after it is passed by the legislative assembly in the case of unicameral legislation or by the houses in case of bicameral legislation, either in the first instance or in the second instance, it is presented to the governor for his assent. He has four alternatives. He has four alternatives. उनके पास 4 अल्टरनेटिव है। He may give his assent to the bill.
he may withhold his assent to the bill then ends and does not become an act. He may return the bill for the reconsideration of the house or houses if the bill is passed by house or houses again with or without amendment and presented to the governor for his assent. The governor must give his assent to the bill. The governor must give his assent to the bill. और यहाँ पे क्या है, रिकंसिडरेशन वाली बात की गई है, ठीक है, फॉर रिकंसिडरेशन वाला ये. द गवर्नर मस्ट गिव हिज assent to the bill. He may reserve the bill for the consideration of the president. He may reserve a bill for a consideration of the president. यहाँ पे वो प्रेसिडेंट को बिल भेज सकते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, इतना समझ में आ गया है. और यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन थी, यहाँ पे कंडीशन ये थी, ही मे गिव एसेंट टू द बिल, हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं. ही मे गिव एसेंट टू द बिल देन इट्स बिकम एन एक्ट. ही मे विथहोल्ड, ये विथहोल्ड कर सकते हैं, या फिर ये विथहोल्ड कर सकते तो बिल कभी एक्ट नहीं बनेगा. या फिर ही मे रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउसेज इफ द बिल इज पास बाय बोथ द हाउसेज अगेन विथ और विदाउट अमेंडमेंट्स. The president must give his assent to the bill. Thus the president enjoy only suspensive veto. यहाँ पे हमने suspensive veto देखा था कि reconsideration के लिए बिल आया है तो फिर प्रेसिडेंट को उसे पास करना ही होगा जब दूसरी बार पास होगा तब. क्लियर है ना, ये वाली चीज क्लियर है. When the governor reserve the bill for the consideration of the president, he will not have any further role in the enactment of the bill. देखो ये वही वाली बात है. When the governor reserve a bill for the consideration of the president. मेरे साथ साथ में पढ़ना है इसको, सिर्फ देखना ही नहीं है वीडियो, है ना. When the governor reserve a bill for the consideration of president, he will not have any further role in the enactment of the bill. If the bill is returned by the president for the reconsideration of house or houses and it is passed again, the bill must be presented again for the president assent only. अब बिल रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया है तो वो प्रेसिडेंट एसेंट के लिए ही आएगा. If the president gives his assent to the bill, it's become an act. This means that the assent of governor is no longer required. The assent of the governor is no longer required. अब गवर्नर का रोल खत्म हो गया. Now no role of governor. अगर बिल जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास में. किसके पास में, अगर बिल गया प्रेसिडेंट के पास में तो फिर गवर्नर का कोई भी रोल नहीं है. ये चीज हम समझ चुके हैं. अब इस साइड होगी इंपॉर्टेंट बात. When a state bill is reserved by the governor for the consideration of the president, the president has following three alternative. अब स्टेट ने जो बिल किसको दे दिया है, प्रेसिडेंट को दे दिया है. अब प्रेसिडेंट के पास में तीन अल्टरनेटिव है. जो हमने डायग्राम में समझा है वही बात यहाँ पे लिखी है. मैं इस चीज को रीड इसलिए कर रहा हूँ, हमें टाइम तो लग रहा है लेकिन ताकि कोई भी चीज मिस ना हो और हम कोई गलती ना करें. ठीक है, अब यहाँ पे गवर्नर ने बिल दे दिया है प्रेसिडेंट को. यहाँ पे लिख दो, गवर्नर ने बिल दिया प्रेसिडेंट को. ठीक है, ऑर्डिनरी बिल है. अब क्या प्रेसिडेंट के पास में कौन कौन से ऑप्शन है. He may give his assent to the bill then becomes an act. या तो ये एसेंट दे दिया प्रेसिडेंट ने एसेंट, एक्ट बन गया. अब गवर्नर के एसेंट की जरूरत नहीं है. जैसे ही बिल प्रेसिडेंट के पास में गया, गवर्नर आप मूवी से आउट हो गए, अब प्रेसिडेंट है इस मूवी के मेन हीरो. ठीक, he may withhold his assent to the bill then ends and does not become an act. या तो वो विथहोल्ड कर ले, अपने पास में रख ले, देन वो एक्ट नहीं बनेगा और वो लैप्स भी हो जाएगा बिल एक तरीके से. He may return the bill for the reconsideration of the house or houses of the state legislature. अब उन्होंने reconsideration के लिए भेज दिया. Reconsider within the house or houses of the legislature. When a bill is so returned, the house or houses have to reconsider it within 6 months. अब बिल रिकंसिडरेशन के लिए जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को दिया गया है, जैसे ही ये बिल रिकंसिडरेशन के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को दिया गया है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास 6 months हैं टू रिकंसिडर. ओनली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास 6 months हैं टू रिकंसिडर. सिर्फ और सिर्फ
ये 6 मंथ है उनके पास में, ठीक है, 6 months आर देयर टू रिकंसिडर, 6 months. If the bill is passed by a house or houses again with or without amendments and presented to the president for his assent, the president is not bound. The president is not bound to give his assent to the bill. The president is not bound to give his assent to the bill. He may give his assent to such a bill or withhold his assent. ठीक है, president is not bound to give his assent to the bill. यहाँ तक समझ में आया? We have completed the ordinary legislation making power of the president and governor. हमें ये तो पता है कि बिल कैसे बनता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं. हाउ बिल इज पास इन द पार्लियामेंट, आप एक बार उसको देख लीजिएगा. सेम वही प्रोसेस स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में भी होता है, लेकिन हमें देखना है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर में क्या डिफरेंस है. सो वी हैव सीन द डिफरेंस between the power of president and governor in enacting an act while giving an assent. ठीक है, प्रेसिडेंट के पास में कैसे ज़्यादा पावर है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मैटर से रिलेटेड. आपको इतना भी ध्यान रखना है कि गवर्नर हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के ही कोई ना कोई इंसान होते हैं खास, भले ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था कि गवर्नर कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के ही एजेंट हैं. क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करते हैं मनी बिल के बारे में कि मनी बिल क्या है. सो मनी बिल के बारे में बात करते हैं. हम एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छे से हम इसे को समझ पाएंगे. हम मनी बिल के बारे में हमने पहले भी बात कर चुके थे कि मनी बिल कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं. एक क्विक रिवीजन देखते हैं क्योंकि हमें कंपैरिजन देखना है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर की पोजीशन में, पावर में क्या डिफरेंस है मनी बिल से रिलेटेड. ठीक है, यूनियन लेवल पे क्या होता है? इफ वी सी एट द यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट प्रायर परमिशन, प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन लगती है, देन इट इज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा. अप्रूवल स्लैश परमिशन. नाउ व्हाट इज द केस एट द स्टेट लेवल? अगर स्टेट लेवल पे भी देखें तो प्रायर गवर्नमेंट, सॉरी नॉट गवर्नमेंट, प्रायर गवर्नर परमिशन एंड देन इट इज इंट्रोड्यूस इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. देखो, यूनियन लेवल पे हमने देखा था कि प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल या प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन लगता है, देन इट इज इंट्रोड्यूस ओनली इन दी लोकसभा. लाइकवाइज इन द सेम मैनर स्टेट लेवल पे क्या होता है? प्रायर गवर्नर परमिशन लगती है, देन इट इज इंट्रोड्यूस इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. इसमें जो वर्ड नॉट है उस पर फोकस करना है, नॉट इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. इतना हमें पता है, ये चीज आपको बेसिक सी है, ये चीज आपको पता है. जिसे नहीं पता होगा उसका रिवीजन हो गया. अब हम बात करते हैं कि अब अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल इंट्रोड्यूस कर दिया है तो गवर्नर क्या करेंगे. ठीक है, अब यहां पे हो गया है प्रायर अप्रूवल दे दिया है गवर्नर ने, प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नर, then it is introduced in state legislative assembly and then ये वापस जाता है गवर्नर के पास में, एसेंट के लिए जाएगा ना. ठीक है, पहले प्रायर गवर्नर अप्रूवल हो गया, प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नर, मनी बिल इंट्रोड्यूस किया. हम मनी बिल के बारे में बात कर रहे हैं, मनी बिल मेंशन कर लो, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे और बोलोगे कि सर हम किस बारे में बात कर रहे हैं ना. प्रायर गवर्नर अप्रूवल हो गया, गवर्नर ने अप्रूव कर दिया उस बिल को, देन ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस कर दिया. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया. इसे पास होने के बाद में कहाँ गया? गवर्नर के पास में गया. गवर्नर के पास में क्यों गया? एसेंट के लिए. अब गवर्नमेंट एसेंट देंगे तभी तो बिल एक्ट में बनेगा. ये बिल है और इसे एक्ट बनने के लिए एसेंट की जरूरत होगी, ये चीज हम पढ़ चुके हैं. सो गवर्नर के एसेंट के लिए गया. अब गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शन है?
गवर्नर के पास में ऑप्शन है या तो वो इस बिल को एसेंट दे दे, या तो वो उस बिल को एसेंट दे दे, या फिर वो उस बिल को विथहोल्ड कर ले, या फिर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए दे दे। या फिर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भेज दे। ये तीन ऑप्शन है। प्रेसिडेंट के पास में क्या ऑप्शन थे? प्रेसिडेंट के पास में ऑप्शन थे या तो प्रेसिडेंट उस बिल को एसेंट दे दे या प्रेसिडेंट उस बिल को विथहोल्ड कर ले, ठीक है। और गवर्नर के पास में एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है। गवर्नर के पास कौन सा ऑप्शन एक्स्ट्रा है? या तो वो उस बिल को एसेंट दे दे या विथहोल्ड कर दे या फिर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भेज दे। यहां तक समझ में आ गया। अब एक चीज और हमने देखी थी, उस चीज को भी रिवीजन कर लेते हैं। रिकंसिडरेशन इज नॉट अलाउड in case of money bill. Reconsideration is not allowed in case of money bill. गवर्नर उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। क्लियर है? एक क्विक रिवीजन करते हैं। बिल इंट्रोड्यूस कर लिया, ठीक है, गवर्नर की प्रायर परमिशन से बिल इंट्रोड्यूस हुआ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस हुआ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया, देन गवर्नर के पास में एसेंट के लिए गया। अब गवर्नर के पास में तीन ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है या तो उस बिल को एसेंट दे दे, या उस बिल को विथहोल्ड कर ले, या प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रख ले। प्रेसिडेंट कंसिडरेशन ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नर के पास में है, ठीक है। ये एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है जो कि प्रेसिडेंट के पास में दो ऑप्शन है और गवर्नर के पास में तीसरा है, और ये तीसरे वाले को हमने हाईलाइट कर दिया। रिकंसिडरेशन इज नॉट अलाउड, इज नॉट पे फोकस करना है, रिकंसिडरेशन पे फोकस करना है। रिकंसिडरेशन इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ मनी बिल। गवर्नर इस बिल को वापस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास नहीं भेज सकते कि आप इसे रिकंसिडर कीजिए। सेम हमने ये प्रेसिडेंट पे भी देखा था कि या तो प्रेसिडेंट उस बिल को एसेंट दे दें या प्रेसिडेंट उस बिल को विथहोल्ड कर ले, लेकिन प्रेसिडेंट उसे वापस से कहाँ नहीं भेज सकते? पार्लियामेंट में नहीं भेज सकते, रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। आप लोग भी जब पढ़ाई करो ना, एक चीज़ का ध्यान रखना, हम हमेशा क्या करते हैं नोट्स बनाते टाइम, प्रेसिडेंट में गिव एसेंट, ही मे विथहोल्ड, ये सेंटेंस लिखना बंद कर दो जब नोट्स बना रहे हो। तो नोट्स बनाते हो ना तो ऐसे फिगर्स बना लिया करो, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाया ना, उस ऐसे फिगर्स बना लिया करो ताकि लास्ट मिनट जब ऐसा हो कि एक हफ्ते बाद एग्जाम है तो हमें रिवीजन करना होगा ना। एक हफ्ते बाद अगर हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप ऐसे एरो बना के एक एक वर्ड लिख लोगे, एसेंट, विथहोल्ड, प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, तो आप ये चीज़ आप 5-10 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। सो सेंटेंस लिखने की बजाय आप ऐसे फिगर्स को ऐसे बनाया करो तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। इतना क्लियर है? सो यहाँ पे रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। अब बिल चले गया प्रेसिडेंट के पास। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपने लिख लिया, ये आपने आपकी कॉपी में बना लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अब क्या होगा। अब बिल चले गया प्रेसिडेंट के पास में, ठीक। वी शुड टेक कि बिल गया, यहाँ से आया था बिल, गवर्नर के पास आना था, ये है बिल। ये बिल गवर्नर ने किसको दे दिया? ये बिल गवर्नर ने दे दिया फॉर प्रेसिडेंट। ये बिल गवर्नर ने दे दिया प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट के पास में क्या ऑप्शन है? बिल गवर्नर ने दे दिया प्रेसिडेंट को, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल पास किया, बिल गया गवर्नर के पास, गवर्नर ने बिल दे दिया प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन है? प्रेसिडेंट के पास में दो ही ऑप्शन है, या तो एसेंट दे प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट इस बिल को विथहोल्ड कर ले। नो रिकंसिडरेशन, नो रिकंसिडरेशन इज अलाउड।
नो रिकंसिडरेशन इज अलाउड। जब बिल प्रेसिडेंट के पास में आता है तब भी रिकंसिडरेशन नहीं है, और जब बिल गवर्नर के पास में रहता है तब भी रिकंसिडरेशन नहीं है। यहाँ पे भी क्या था, नो रिकंसिडरेशन। ठीक है, जब बिल प्रेसिडेंट के पास में गया तो एसेंट भी दे दिया, या तो एसेंट दे दो या विथहोल्ड कर लो, लेकिन आप रिकंसिडर नहीं कर सकते। वो वापस से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रेसिडेंट बिल नहीं भेज सकते कि आप इसे रिकंसिडर कीजिए। इतना आपको ध्यान रखना है कि सिचुएशन चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की हो या सिचुएशन चाहे पार्लियामेंट की हो, उसमें बिल को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा जाता है। इन केस ऑफ मनी बिल, कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ मनी बिल। इन केस ऑफ मनी बिल नो रिकंसिडरेशन इज अलाउड। रिकंसिडरेशन अलाउड नहीं है मनी बिल में। हमने ऑर्डिनरी बिल में क्या देखा था, ऑर्डिनरी बिल में प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में भेज सकते हैं, लेकिन मनी बिल में प्रेसिडेंट भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में बिल नहीं भेज सकते। आपको कुल समरी में, आपको कंक्लूजन में बस दिमाग में इतना बैठाना है कि मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में रिकंसिडरेशन अलाउड नहीं है। मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में रिकंसिडरेशन अलाउड नहीं है। ये चीज क्लियर हुई। प्रेसिडेंट इस बिल को या तो एसेंट दे दो या विथहोल्ड कर दो। यूजली बिल को एसेंट दे देते हैं, यूजली गवर्नर ही। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास से जब गवर्नर के पास में गया तो यहां एसेंट मिल जाता है, क्योंकि यहां प्रायर गवर्नर अप्रूवल लिया था। यहां प्रायर गवर्नर अप्रूवल लिया था, इसलिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उसे इंट्रोड्यूस किया और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इसे पास कर देती है। देन गवर्नर उसे यूजली असेंट दे देते हैं, क्योंकि गवर्नर ने ही इसे अप्रूव किया था, गवर्नर ने ही इसे बिल को अप्रूव किया था, तो असेंट दे देते हैं, प्रेसिडेंट तक जाता ही नहीं है। चीज क्लियर है? आपको कोई डाउट तो नहीं है ना? मतलब ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। बस थोड़ी सी राइटिंग की खराब है, लेकिन इतनी नहीं है, आप लोग समझ तो पा ही रहे होंगे, है ना? सो हमने मनी बिल का भी देख लिया कि मनी बिल में क्या डिफरेंस है। विथ रिगार्ड टू मनी बिल, प्रेसिडेंट के पास में दो पावर है। ही मे गिव हिज एसेंट टू द बिल देन बिकम्स एक्ट, and he may withhold his assent to the bill then ends and does not become an act। ये दो पावर है प्रेसिडेंट के पास में, और गवर्नर के पास में तीन पावर है। तीन पावर कौन सी है? he may give his assent to the bill then becomes an act। first, he may withhold his assent to the bills then end and does not become an act। या तो गवर्नर खुद ही इसे विथहोल्ड कर ले। कौन? गवर्नर खुद ही इस बिल को विथहोल्ड कर ले, या he may reserve द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर गवर्नर इस बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रख ले। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं कि नेक्स्ट गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर में कंपैरिजन जो हमें करना है, दैट इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर लगभग दोनों में सेम है, उनमें एक ही डिफरेंस है। देखो ऑर्डिनेंस कब बनते हैं? ऑर्डिनेंस तभी होते हैं जब पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। ठीक है, ऑर्डिनेंस कब बनते हैं? ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं हो, तभी ऑर्डिनेंस प्रमोलगेट किए जाते हैं, तभी ऑर्डिनेंस इन फोर्स आते हैं। क्या गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है? वेदर द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर इज ए डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर? नो, इट इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर। गवर्नर ऑर्डिनेंस प्रमोलगेट करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। लाइकवाइज इन द सेम मैनर वी हैव सीन इन केस ऑफ प्रेसिडेंट कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रमोलगेट करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, दैट इज आर्टिकल नंबर 74। आर्टिकल नंबर 74 के तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। और गवर्नर का कौन सा होगा, प्लस 89 कर लो इसमें से, सो गवर्नर का आर्टिकल आ जाएगा। क्लियर है ये चीजें। अब जो ऑर्डिनेंस प्रमलगेट किए जाते हैं, जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रमलगेट करते हैं, दैट आर ऑफ यूनियन लॉ। और जो गवर्नर ऑर्डिनेंस प्रमलगेट करते हैं उनमें ये कंडीशन है कि गवर्नर देखते हैं कि वो स्टेट लॉ से रिलेटेड होना चाहिए। किससे, स्टेट लॉ से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है। जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, प्रेसिडेंट और गवर्नर की नहीं है। हमें ये भी पता है कि ऑर्डिनेंस तब इशू किए जाते हैं जब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल सेशन में नहीं होती है। ये भी चीज़ हमें क्लियर है। अब ऑर्डिनेंस प्रमोलगेट किए गए हैं तो जब भी पार्लियामेंट का सेशन होगा उस 6 महीने के अंदर, मतलब जब भी पार्लियामेंट का सेशन होगा तब उन ऑर्डिनेंसेस को पास होना ज़रूरी है, उन्हें पार्लियामेंट को पास करना ज़रूरी है। ये वाली बेसिक चीज़ें हैं। बस गवर्नर में हमें इतना ध्यान रखना है कि गवर्नर उन ऑर्डिनेंसेस को प्रमोलगेट नहीं करेंगे जिनमें कि कोई लॉ ऐसा है कि जिनमें कि पहले प्रायर प्रेसिडेंट अप्रूवल लेना हो, देन ही वो लॉ बन सकता है। तो गवर्नर उन केसेस में ऑर्डिनेंस प्रमोलगेट नहीं करेंगे। या फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा ऑर्डिनेंस लेके आई हो जिसमें कि प्रेसिडेंट को कंसिडर करने के लिए हमें बिल देना ज़रूरी है, जैसे कोई हाई कोर्ट की पावर कर्टेल कर रही हो, मान लो स्टेट गवर्नमेंट। एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट की कोई पावर कर्टेल कर रही हो, देन पहले प्रेसिडेंट को कंसिडरेशन के लिए हमें बिल भेजना होगा, ये हमने पढ़ा था। तो उस केसेस में गवर्नर क्या करते हैं, गवर्नर प्रेसिडेंट को अब वो भेज देते हैं, ऑर्डिनेंस प्रमोलगेट नहीं करते हैं। सिर्फ इतना डिफरेंस है, बाकी इनकी पावर ये लगभग सेम है। ये ऑर्डिनेंस कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ कब करते हैं, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते तब। सेम ये भी ऑर्डिनेंस विड्रॉ कर सकते हैं जब इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं, मतलब जब स्टेट लेवल पे बोलते हैं तब। बाकी इन चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस था वो मैं आपको बता चुका हूं। अब हम कंपैरिजन देख लेते हैं। देन पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, पार्डनिंग पावर में गवर्नर और स्टेट, मतलब गवर्नर एंड प्रेसिडेंट दोनों के पास में पार्डनिंग पावर है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास में ज़्यादा पार्डनिंग पावर है। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि ये बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ अगेंस्ट सेंट्रल लॉ। सेंट्रल लॉ से रिलेटेड अगर किसी को कोई पनिशमेंट मिला है और उसे पार्डन करना है, देन इट इज़ द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन अगर स्टेट लॉ के अगेंस्ट, स्टेट लॉ से रिलेटेड अगर किसी को पार्डन करना है, देन इट इज़ अ प्रेरोगेटिव ऑफ गवर्नर। ठीक है, अब किसी को स्टेट लॉ के तहत डेथ पेनाल्टी मिली हो, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। किसी को स्टेट लॉ के तहत डेथ पेनाल्टी मिली हो, ठीक है, डेथ पेनाल्टी स्टेट लॉ के अंदर मिली हो, देन पार्डनिंग पावर किसके पास में है। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, मैं आपको ये पहले भी समझा चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में भी, डेथ पेनाल्टी से रिलेटेड जितनी भी चीज होंगी, चाहे वो स्टेट लॉ से हो चाहे वो यूनियन लॉ से हो, यहां पे ऐसा लिख दो, चाहे वो यूनियन लॉ से हो, डेथ पेनाल्टी के अगेंस्ट पार्डनिंग पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास में है। डेथ पेनाल्टी से रिलेटेड पार्डनिंग पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास में है, गवर्नर के पास में नहीं है, चाहे ये डेथ पेनाल्टी स्टेट लॉ से ही क्यों नहीं हो। इतना डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन जो मिलिट्री कोर्ट्स रहते हैं, जो मिलिट्री कोर्ट से रिलेटेड जो पार्डनिंग पावर है वो किसके पास में, वो है प्रेसिडेंट के पास में। He can pardon, reprieve, respite, remit, suspend or commute the punishment or sentence of any person convicted of any offense against central law. He can pardon, reprieve, respite, remit, suspend or commute a death sentence. He is the only authority to pardon the death sentence. He is the only authority to pardon the death sentence. He is the only authority to pardon death sentence. He can grant pardon, reprieve, respite, suspension, remission or commutation in respect to the punishment or sentence by a court martial. कोर्ट मार्शल से भी रिलेटेड पावर किसके पास में है, कोर्ट मार्शल से भी रिलेटेड पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास में है। गवर्नर के पास में
पार्डनिंग पावर है लेकिन डेथ वाली नहीं है। डेथ वाली पार्डनिंग पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास में है, और इनके पास में जो पार्डनिंग पावर है दैट इज ओनली ऑफ स्टेट लॉ, दैट इज ओनली ऑफ स्टेट लॉ। It cannot pardon a death sentence. He cannot pardon a death sentence. He does not possess any such power. कौन सी power? That is military court वाली जो power है, he does not possess this power. ये वाली चीज भी क्लियर है, ये दोनों डिफरेंस भी आपको क्लियर है, इन दोनों में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की। देखो, गवर्नर और प्रेसिडेंट के लगभग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सेम ही है, लेकिन गवर्नर के पास में कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है जो कि प्रेसिडेंट के पास में नहीं है। ठीक है, गवर्नर किस बेसिस पे काम करते हैं? गवर्नर वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट किस बेसिस पे काम करते हैं? प्रेसिडेंट काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यही इनका रोल है, ये नॉमिनल हेड है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उस स्टेट में इनकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, लेकिन इनके पास अपनी खुद की ज़्यादा पावर नहीं है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द गवर्नर हैज़ टू एक्सरसाइज हिज पावर एंड फंक्शन विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स headed by the chief minister except in the matter which is required to act in his discretion without the advice of minister। अब ये चीज पे आपको ध्यान देना है, इसलिए मैंने पढ़ा था except in the matter in which he is required to act in his discretion, that is without the advice of prime minister। इसमें साफ साफ लिखा है कि कुछ मैटर में गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं विदाउट द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। ऐसी कोई सी पावर प्रेसिडेंट के पास में नहीं है कंपेरेबल टू गवर्नर। ये डिस्क्रिशनरी पावर सिर्फ गवर्नर के पास में है। प्रेसिडेंट के पास में भी डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन जितनी गवर्नर के हम अभी देखेंगे, जो हम गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर देखेंगे, दैट इज नॉट विद द प्रेसिडेंट। इन एस्टिमेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 154, 163 एंड 164, तो इससे हमें पता चलता है कि गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। सो ये आर्टिकल आप रीड करेंगे, आर्टिकल नंबर 154, 163, 164। हम गवर्नर को बहुत अच्छे से डील कर चुके हैं, ये आपका होमवर्क है, खुद को भी करना होगा एक एज अ होमवर्क के थ्रू। ठीक है, while the constitution envisages the possibility of governor acting at times in his discretion, no such possibility has been investigate for the president। ये हमने देख लिया। After 42nd Constitutional Amendment Act 1976, ministerial advice has been binding on the president, but no such provision has been made with respect to the governor। जब हमने ये चीज पढ़ी थी तो हमने क्या देखा था कि मिनिस्टर की जो एडवाइस होगी वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लेके आए थे। लेकिन ऐसा कोई सा प्रोविजन नहीं है जिसमें ये बात कही गई हो कि गवर्नर के ऊपर इनकी एडवाइस बाइंडिंग होगी। एट टाइम्स हम गवर्नर का बहुत ज़्यादा एक्टिविज्म भी देखते हैं। कभी हम महाराष्ट्र के गवर्नर का रिसेंट एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, उनको चीफ मिनिस्टर कुछ एडवाइस करते हैं तो कई बार वो मना कर देते हैं, तो ये सब उनकी डिस्क्रिशनरी ही पावर है, वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। जितनी डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर के पास में है उतनी प्रेसिडेंट के पास में नहीं है। The Constitution makes it clear that if any question arises whether a matter fall in governor discretion or not, the decision of a governor is final and the validity of anything done by him cannot be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion। अब अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कल को कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बहुत ही सुंदर लाइन है, ये बहुत ही सुंदर फ्रेज लिखा गया है, इसको आप पढ़िए, आप इसकी ब्यूटी को समझिए। इसमें बोला गया है कि अगर कल को कोई क्वेश्चन आ जाए कि गवर्नर की ये डिस्क्रिशनरी पावर है या नहीं है, तो डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड गवर्नर ही करेंगे कि ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि नहीं है। एंड इट कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। ठीक है, एंड of the governor, the discretion or not the decision of a governor is final and the validity of anything done by him cannot be questioned on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion। ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है या नहीं है और वो उस अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, सो उस पूरे प्रोसेस को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। इस बात में ये कही गई है। और दिस लाइन्स, ये जो लाइन्स है, इन्हीं के कारण गवर्नर को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रे किया गया है कंपेरेबल टू प्रेसिडेंट, क्योंकि इनके पास इनकी डिस्क्रिशनरी पावर है।
देन कौन कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर के पास में, गवर्नर कैसे अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करते हैं, वो प्रेसिडेंट को कोई भी बिल भेज देते हैं। हमने देखा ना कि गवर्नर के पास एक ऑप्शन रहता है कि वो बिल प्रेसिडेंट को कंसिडर करने के लिए भेज सकते हैं। अब पार्लियामेंट प्रेसिडेंट से कुछ भी बोलती है कि आप बिल पास वगैरह कीजिए, तो बिल को साइन कर देते हैं, एसेंट दे देते हैं अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते तो। हाँ, उनके पास भी डिस्क्रिशनरी पावर है, हमने देखा था, हमने वीटो पावर प्रेसिडेंट की भी समझी थी, लेकिन यहाँ पे उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल भी दे कि आप इस बिल को पास वगैरह कीजिए, आपको करना ही होगा, अगर गवर्नर की इच्छा हुई तो वो प्रेसिडेंट को बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, वो रिकंसिडरेशन के लिए बिल को प्रेसिडेंट के पास में भेज सकते हैं। और ऐसे बहुत सारी पावर हैं, जैसे कि आप देखोगे तो उसमें बहुत सारी पावर्स गवर्नर की कैसी है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोर्ड स्टैब्लिश करना, डेवलपमेंट बोर्ड स्टैब्लिश करना, ये सारे गवर्नर करते तो हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे कि ठीक है कि महाराष्ट्र में आप ये वाला बोर्ड स्टैब्लिश कर दीजिए, इससे लोगों का ये भला होगा, वो करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर एक्सरसाइज करते हैं। अब गवर्नर की कुछ जो थोड़ी बहुत पावर है जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो जब हम उन वो शेड्यूल्स पढ़ेंगे, जब हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे कि वहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं, तब आपको और ज़्यादा हम वहाँ एग्जाम्पल से समझेंगे कि वहाँ गवर्नर कैसे अपनी पावर यूज़ करते हैं और उनके पास वहाँ क्या एक्स्ट्रा पावर्स हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा गवर्नर क्या है। ऑल्दो गवर्नर और प्रेसिडेंट में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। हमने उनके डिफरेंसेस को भी अच्छे से देखा है। हमने देखा है कि गवर्नर के पास में प्रेसिडेंट से ज़्यादा पावर है, उनके पास कुछ कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है, बट मैं बोल रहा हूँ, बट अगेन वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे ही एक्सरसाइज करते हैं। ऐसा नहीं डिस्क्रिशनरी पावर है तो वो एकदम एक्सरसाइज कर ही जा रहे हैं। गवर्नर भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मर्यादा में रह के वो जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करते हैं उस हिसाब से काम करते हैं। गवर्नर कैसे नॉमिनेट होते हैं, मतलब गवर्नर कैसे अपॉइंटमेंट होता है और उनका रिमूवल, ये भी आपको पता है। आई होप आपको गवर्नर के बेसिक्स क्लियर होंगे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हम एग्जाम्पल ले लेके समझेंगे जब हम वहाँ पे गवर्नर को अच्छे से, जब हम वहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, तब हम वहाँ पे गवर्नर कैसे वहाँ पे पावर एक्सरसाइज करते तब हम वो समझेंगे। क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वहाँ मेघालय में क्या है या मिजोरम में क्या है, उन्हें क्यों अमाउंट देते हैं, इस चीज़ में आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।